Namaste. I welcome you all in our today's discussion about multiple choice questions, 2 marks questions, and case studies pertaining to our subject BFM. आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ चैट बॉक्स और प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे, वी विल स्टडी द क्वेश्चन फर्स्ट, then we will go for the clarification, and once we have discussed about all the options that are being given, then we will go for the answer for the question, ताकि आप कंसेप्चुअली भी क्लियर हो जाएंगे। एंड इसीलिए एग्जाम में आपको किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे। So first question is, when is a long duration crop loan is classified as NPA? जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लोन होगा उसको एनपीए कब क्लासिफाई किया जाता है? इफ द इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट इज ओवरड्यू फॉर वन क्रॉप सीजन, if the loan is not repaid within 180 days, if the farmer fails to insure the crop, and if the loan is not used for agricultural purpose. In case of crop loan, there are two types of crop loan. One is short term crop loan and another is long term crop loan. शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के लिए हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन के लिए अगर वो 2 सीजन का ओवरड्यू हो जाता है देन इट इज़ क्लासिफाइड एज एनपीए, वेर एज इन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप अगर वन इंस्टॉलमेंट या 1 सीजन अगर उनका ओवरड्यू हो जाता है देन इट बिकम्स ए वन क्रॉप सीजन इन एनपीए इज द थ्रेशोल्ड. So one crop season is the NPA threshold for long duration crop loans. So A is the correct statement and rest of the three B, C, D are not the correct statements. So our answer is A for this question. Next question. यहाँ हम मैच द फॉलोइंग्स करेंगे। यहाँ उन्होंने हमें एनपीए की 4 कैटेगरीज दे दी है एंड उसमें से हमें ये फाइंड आउट करना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जैसे हमें वी विल गो वन बाय वन स्टेटमेंट, लेकिन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मैच द फॉलोइंग में अगर आपको 4 में से अगर 2 स्टेटमेंट्स के बारे में भी अगर आप कंफर्म हो तो आप सही रिप्लाई दे सकते हो। सो लेट अस रीड इट फर्स्ट. सो फर्स्ट इज एनपीए फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स. सो 12 महीने से कम एनपीए है. एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ्स, जो अकाउंट 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए एनपीए है. आइडेंटिफाइड एज अनकलेक्टेबल बाय ऑडिटर, जिस अकाउंट को ऑडिटर ने अनकलेक्टेबल इस जिसमें रिकवरी नहीं हो पाएगी इस तरह से आइडेंटिफाई किए हुए. एंड जो अकाउंट में नो ओवर ड्यू इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट इज फुल्ली सर्विस, जो अकाउंट रेगुलर है. विसे विस उसके अगेंस्ट कौन से ऑप्शंस हमारे पास है? एक सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, स्टैंडर्ड एसेट एंड लॉस एसेट. तो इन दिस केस अगर मैं श्योर हूँ when the account is not overdue and when it is fully serviced, it means this is nothing but the standard asset. It means for D3 is the correct answer. मैं यहाँ देख लेता हूँ D3 is the correct answer. It means मेरा आंसर जो है इट शुड बी बी, क्योंकि यहाँ D3 एक ही जगह लिखा हुआ है. नाउ आई नो दैट अगर कोई भी एनपीए अकाउंट अगर 12 महीने से कम पीरियड के लिए है देन इट इज़ नोन एज अ सबस्टैंडर्ड एसेट. सो एनपीए फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स इज नोन एज अ substandard asset. So for A the rank is 1, so A1 is correct. Then next is NPA for more than 12 months. Up to 12 months it is substandard. Beyond 12 months it is classified as a doubtful. When NPA is more than 12 months it will get classified into doubtful category, and that is the reason B के अगेंस्ट हमारा आंसर 2 है.
एंड फॉर थर्ड ऑप्शन आइडेंटिफाइड एज अनकलेक्टेबल बाय ऑडिटर्स, उसके लिए बचा हुआ ऑप्शन जो लॉस एसेट है, तो सी के लिए फोर्थ इज माय ऑप्शन. सो सी इज फोर्थ. सो माय करेक्ट आंसर हियर इज बी इज माय करेक्ट आंसर. देखिए इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं, चार में से अगर मेरे को दो स्टेटमेंट्स मालूम है फिर भी मैं उसको रिप्लाई कर पाता हूँ, देन दिस इज द वे आई एम अडॉप्टिंग द मेथड, ताकि उसमें हमारा टाइम बच जाता है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड, आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डेवलप योर ओन मेथड ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements are correct regarding classification of asset with erosion in security value or fraud? कि जैसे ही अकाउंट में इस जो सिक्योरिटी है उसकी अगर सिक्योरिटी वैल्यू जो है यह कम हो जाती है या उसमें फ्रॉड डिक्लेयर हो जाता है, तो उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं. सो व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? Accounts with serious credit impairment due to fraud or erosion in security should go through all stages of asset classification. What is the meaning of this? All stages of classification means पहले हमें उसको substandard करना पड़ेगा, then we have to go to doubtful category D1, D2, D3 and then we have to go to loss asset. दिस इज नॉट द करेक्ट केस. अगर अकाउंट फ्रॉड डिक्लेयर हो जाता है तो इमीडिएटली यू कैन क्लासिफाइड इट एज अ लॉस एसेट ऑल्सो. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. So what is the second statement? If the realizable value, see, try to understand which value of security they have given you. If the realizable value of security is less than 50% of the asset's value, the asset may be directly classified as डाउटफुल. सो जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो हमने असेस की थी एंड उसमें अगर सडनली उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 50% से कम हो जाती है तो उसको हम डायरेक्टली डाउटफुल एसेट करके क्लासीफाई कर सकते हैं. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो सेकंड स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट? If the realizable value of security is less than 10% of the outstanding, the asset should be classified as a loss asset. तो अगर कोई अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अगर सिक्योरिटी वैल्यू 10% से कम है तो डायरेक्टली अकाउंट जो है लॉस एसेट करके क्लासिफाई किया जाएगा. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. And erosion in security value is not a factor in determining the asset classification. This is not the correct statement because erosion in value is one of the key factor in classification of assets. So statement number 4 is not my correct statement. So what is the answer? They want to know the correct statements. Correct statements are second and third statement is the correct statement. So B is our answer for this question. Next question. A standard asset loan to MSE is 400 crore. What is the required position? एमएसएमई में एक 400 करोड़ का लोन किया हुआ है, वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉल हो रहा है, तो उसको प्रोविजन कितनी करनी पड़ेगी. तो इसके लिए हमें सबसे ये मालूम होना चाहिए स्टैंडर्ड एसेट जो एमएसएमई कैटेगरी को दिया है उसके लिए कितने परसेंटेज प्रोविजन करना जरूरी है. तो इन दैट केस इफ एनी अकाउंट ऑफ एमएससी कैटेगरी इज अ स्टैंडर्ड एसेट, हमें 0.25% प्रोविजन करना जरूरी है. तो 400 के ऊपर 0.25% प्रोविजन अगर हम करते हैं तो विच कम्स टू 1 करोड़. हाउ विल इट बी 1 करोड़? सो 400 into 0.0025. So then it comes to 1 crore. So 1 crore is the correct answer for this question. So A is our correct answer. This is the correct. So C is not the correct answer for 3. A is the correct answer for our question. Next question. Question number 5. A borrower account with rupees 80 crore exposure has not had a resolution plan implemented within 365 days from the commencement of the review period. What is the total additional provision required? What they are asking us?
ए बोरोर अकाउंट विथ 80 करोड़ एक्सपोजर, एक लोन अकाउंट में 80 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है या 80 करोड़ का एक्सपोजर है, लेकिन उसमें 365 दिन में रिजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है, एंड इन दैट केस उनको टोटल एडिशनल प्रोविजन कितनी करनी पड़ेगी? क्योंकि जैसे हमने देखा हुआ है कि अगर कोई अकाउंट में 365 डेज तक रिजोल्यूशन प्लान अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, इन दैट केस वी हैव टू मेक द प्रोविजन ऑफ 35%. सो अगर हम 35% 80 करोड़ का निकालेंगे विच कम्स टू 28 करोड़, सो 28 करोड़ इज द प्रोविजन दैट वी हैव टू मेक. सो द आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. तो इसीलिए हमें ये जो प्रोविजन के नॉर्म्स है, ये हमें ठीक तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर रिजोल्यूशन प्लान में अप टू 180 डेज नहीं इम्प्लीमेंट होता है तो कितना होगा. इफ इट इज बियॉन्ड 180 days, then we have to make the additional provision of 20%. If it is beyond 365 days, we have to make the provision of 35%. ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? ए कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट at a certain price on a future date which is traded on exchange is called forward contract, option, future or swap. What is the correct answer? A contract in the form of an agreement to buy or sell an asset at a certain price on a future date and which is traded on exchange is called futures. Why it is called futures? Because it is traded on exchange also. Because in forward contract is also for transaction which is taking place at future, but it is not traded on exchange. So this is not my correct answer. Then options gives the rights and not obligations and differ in structure. Option, this definition is not pertaining to option, because option is discussing about the rights and not the obligation of the concerned party. So B is also not a correct answer, and swap is also not related with this. So future contract is the correct answer for this question. So C is the correct answer for our question. तो अभी तक हमने डिस्कस किया है. अभी मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है. जैसे आपको अवगत है कि हम CIB हो, JIB या आपके प्रमोशन टेस्ट हो, उनके लिए हम बेस्ट क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स आपको प्रोवाइड करते हैं, या वी आर प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चन बैंक्स और केस स्टडीज. इसी के साथ साथ वी आर कंडक्टिंग इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस ऑल्सो, and all these facilities are available at a very low price. and अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो और इफ़ यू विश टू गो फॉर दैट, आप हमारी NSTUR-SchoolOfBanking.com वेबसाइट पे विजिट कर दीजिए, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. जैसे आपको अवगत है, वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस फॉर मोर देन 30 years एंड मोर देन 10 lakh स्टूडेंट्स ऑफ JIB, CIB या प्रमोशन एग्जाम्स हैव बीन बेनिफिटेड विद दिस. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो एग्जाम्स को अपियर करते हैं उनको भी बताइए, ताकि अगर उनको इच्छा, इफ दे विश टू गो फॉर दैट, दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस. With this, we will continue our discussion. We will go for our next question. So, which of the following statements correctly describe the features and use of swap transactions in the foreign exchange market? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्वैप ट्रांजैक्शंस के फ्यूचर्स बताइए लेमैन्स लैंग्वेज में. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये हमें बताना पड़ेगा. A swap is a combination of spot and forward or two forward transactions. This is the correct statement, because swap involves either spot forward or forward combination. मीन्स एक स्पॉट का होगा, दूसरा फॉरवर्ड का होगा, या दोनों फॉरवर्ड के कॉम्बिनेशंस स्वैप ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं. सो माय फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. Then what about second?
Swaps are used only for speculative purpose and not for funding. It is not the correct answer because swaps are primarily used for funding purpose, but it is sometimes they are used for speculative purpose also, but the main purpose is basically to make the funding. So B is not my correct statement. A USD INR swap involves buying USD spot and selling it forward. This is the correct statement. So this is the typical example of USD INR swap. ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. स्पॉट में बाय करना है, फॉरवर्ड में सेलिंग करना है. So this is the correct statement. And swap can help eliminate currency and interest rate mismatches. Again, this is the correct statement. That is the main purpose of swaps. Swaps are used to manage mismatches in currency and interest rate exposure. ये दोनों का जो डिफरेंस आ जाता है उसको वो एलिमिनेट करते हैं. So this is also a correct statement. So accordingly, my first statement, third statement, and fourth statement is the correct statement. So B is the correct answer for our question. Next question. A bank has tier 1 and tier 2 capital totaling 640 crores. बैंक का tier 1 plus tier 2 capital कितना है? 640 crores है. Its total risk weighted assets कितने हैं? Its total risk weighted assets are 8,000 crores. बैंक के total risk weighted assets है 8,000 crore. What is the Cook ratio in this case? And does the bank meet the Basel 1 minimum requirement? अभी हमें दो इंफॉर्मेशन दे दी है उन्होंने. बैंक का टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल इज 640 करोड़. बैंक का रिस्क वेट एसेट इज 8,000 करोड़. देन व्हाट इज द कुक रेशियो इन दिस केस एंड व्हाट इज द वेदर द बैंक इज मीटिंग द बेसल 1 मिनिमम रिक्वायरमेंट. तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज द कुक रेशियो. Cook ratio is nothing but the capital to risk weighted assets ratio, which is popularly known as the CRAR. What is the Cook ratio? Capital to risk weighted asset ratio, CRAR. How we calculate it? So CRAR is total capital divided by total risk weight of the assets. So 640 divided by 8,000 into कितना percentage बन जाता है? How much it is? It is nothing but 8% of total risk weighted assets. It means in this organization tier 1 plus tier 2 capital जो है which is 8% of its risk weighted asset and which is exactly meeting the minimum requirement as per Basel 1. So that is the reason our correct answer is C and yes. Because what is this? Yes is meant for it is the bank is meeting the Basel 1 minimum requirement. Because what is the minimum requirement as per Basel 1? It should be 8% of their risk weighted assets. So C is the correct answer for our question. What is the minimum and maximum tenor of a commercial paper? कमर्शियल पेपर का कम से कम कितना पीरियड होना चाहिए, मैक्सिमम कितना पीरियड होना चाहिए. सो कम से कम इट शुड बी फॉर 7 days एंड मैक्सिमम पीरियड विल बी 1 year. दिस इज द करेक्ट आंसर. कितना पीरियड होना चाहिए कमर्शियल पेपर में? कमर्शियल पेपर में कम से कम इट इज टू बी इशूड फॉर 7 days एंड मैक्सिमम 1 साल तक के लिए ही हम इशू कर सकते हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर for our question. Next question. Identify the correct combination of true or false of the following statements regarding trading settlement and buyback of certificate of deposits. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बायबैक के बारे में या ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हैं, 4 स्टेटमेंट जो हमें दिए हैं, उसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? certificate of deposits are traded on OTC, means over the counter market, or recognized stock exchanges. This is the correct statement because CDs can be traded on OTC market or stock exchanges with RBI approval. So first statement is the correct statement.
Bank can freely grant loan against the CDs. This is not the correct statement. बैंक सीडी के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकते हैं जब तक आरबीआई से स्पेसिफिक परमिशन उन्हें मिल जाती है. सो banks are not allowed to grant loan against the CD unless specifically permitted by RBI. So B is not my correct statement. CDs can be bought back by the issuing bank only after 7 days from the date of issue. This is the correct statement. बिकॉज सीडी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने सीडीज इशू किए हैं उसको बायबैक करना चाहते हैं तो 7 दिन के बाद वो उसको बायबैक कर सकते हैं. सो थर्ड स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड सीडीज बॉट बैक मस्ट बी एक्सटिंग्विश. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटिंग्विश? एक्सटिंग्विश का मतलब यही है, इफ अ बैंक बाइज अ सीडी इट प्रीवियसली इशूड, द सीडी मस्ट बी कैंसल. वो जो बायबैक वाला जो सीडी होगा, वंस बायबैक ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, वो सीडी कैंसल हो जाता है या सर्कुलेशन से उसको कैंसल रिमूव कर देते हैं. इट सीजेस टू एग्जिस्ट. दैट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सटिंग्विश. वो सिस्टम से निकाल दिया जाता है. So that is the reason my statement number 4 is also a true statement. So in this case, my first statement is true. So my option is first statement is true. Second statement is false. Second statement is false. Here it is there. Third statement is true. And fourth statement is also true. So A is the correct answer for our question. What is the next question? A tripartite repo trade is settled on a net basis. रेपो ट्रेड जो है, ट्राइपार्टाइट रेपो ट्रेड है, वो नेट बेसिस पे सेटल होता है. If a participant has 1000 crore in securities to deliver, 1000 रुपये एंड 850 करोड़ टू रिसीव है, व्हाट इज द नेट सेटलमेंट अमाउंट? अगर एक बार आपको कंसेप्ट मालूम है तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. उन्होंने क्लियर कट बता दिया है, रेपो ट्रेड में सेटलमेंट जो है वो नेट सेटलमेंट पे होना है. इट मीन्स जो डिलीवर सिक्योरिटीज करना है उसके अगेंस्ट जितना आना है नेट अमाउंट करना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द नेट अमाउंट? 1000 करोड़ हमें डिलीवर करना है एंड उसके अगेंस्ट 850 करोड़ हमें रिसीव होना है. सो सी सिक्योरिटीज टू डिलीवर, सिक्योरिटीज डिलीवर करेंगे तो उतना पैसा हमें आ जाएगा ना. सो वी विल गेट 1000 करोड़ and we have to pay 850 crores. So 150 crore receivable will be our answer. 150 crore receivable will be our answer. Why it is receivable? Because उन्होंने क्या कहा है? See, this is the trick of this question. If a participant has rupees 1000 crore in securities to deliver, 1000 करोड़ की सिक्योरिटीज हम डिलीवर करेंगे, देन वी विल रिसीव 1000 in this case. And we have security 850 crores to receive the security. It means we have to pay that much amount. So excess amount 150 crore receivable will be there. So B is my correct answer for this question. हर एक क्वेश्चन में every word carries value, so we have to understand the question neatly and sufficiently. Next, assess the following statements about the structure and operation of foreign exchange market. फॉरेक्स मार्केट्स के ऑपरेशंस के बारे में एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में 4 जो स्टेटमेंट ऑप्शन दिए हैं, 3 स्टेटमेंट के ऑप्शन दिए हैं, उसके बारे में बता दीजिए. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? फॉरेक्स मार्केट हैज नो फिजिकल लोकेशन and operates without geographical boundaries. Yes, this is the correct statement. Forex is a over-the-counter. Communication is global-based market with no physical boundaries. So first statement is my correct statement. What is the second statement? Currency rates in forex markets are usually fixed for each trading day. Any one of us can say that this is not the correct statement because forex market is a very flexible market. यहाँ rates बार बार change होते रहते हैं. So exchange rate fluctuates every 3-4 seconds, showing extreme dynamism. So this statement is not the correct statement. It is a false statement. Participant in forex trades include central bank, commercial bank,
corporations and individuals, it is also a correct statement. The text identified a wide range of participants, including central banks, corporations, commercial banks, and individuals. So this is the correct statement. So what is my answer? Answer is first and third statement is true. So your first and third statement is true and second is false. So C is the answer for our question. C is our answer. अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको अवगत है, हमने जो हमारी साइट है JIBCIBonline.com, वहाँ हमने CIB के सभी सब्जेक्ट्स के लिए 10 मॉक 10 क्वेश्चन पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, which are free, which are online available and on real time. It is a real time practice for you. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फैसिलिटी का बेनिफिट ले लीजिए, ताकि उसकी वजह से आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको आपकी प्रिपरेशन कितनी होगी उसके बारे में आइडिया आ जाएगी. So, and if you wish to take the benefit of this, please visit our JIBCIBonline.com, जहां आपको पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे. नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. In what way can high domestic interest rates affects a country's exchange rate in the short term? क्या कह रहे? What is the question? In what way can a high domestic interest rates, जो कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो लोग डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होते हैं तो वो कंट्री के एक्सचेंज रेट पे शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट करते हैं, कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, many people will come and invest in the country to get the benefit of this. So it reduces the domestic investment, weakening the currency. It is not a correct statement, because higher interest rate usually increases capital inflow and it will not reduce investment. So this is not the correct statement. But they attract foreign capital, causing the home currency to appreciate. क्योंकि जब हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स विल गेट मोर रिटर्न्स. एज अ रिजल्ट they will come and invest in our country, so it will attract the foreign capital. जैसे ही कोई कंट्री में फॉरेन कैपिटल आना स्टार्ट हो जाता है, उनकी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाती है. सो बी इज द करेक्ट आंसर और बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. They increase domestic inflation and weaken the currency immediately. So immediately तो नहीं होगा, but and interest rates usually curb inflation and the link is flawed. So that is the purpose of this, and they lead to higher imports, causing depreciation of the home currency. Is not the correct statement. So B is the correct statement for our question. So next question. It is regarding foreign exchange. So next question is spot USD INR rate कितना है? Buying rate is 82.3500, selling rate is 82.3700. So spot USD INR rate हमें दिया हुआ है. What is the 3 months forward premium? 0.4350 and 0.4550. What is the exchange margin between the forward buying and forward selling? What is the exchange margin in paisa between the forward buying and forward selling? How will we calculate? Forward bid कितना है? See, what is the rate? 82.350 is the buying rate. Okay, and उसमें अगर they are asking for the forward bid margin कितना है? So 82.3500 plus 4350 is 3 months forward rate. So forward USD INR is 82.3500 plus 0.4350, that is 82.7850. फॉरवर्ड सेल कितना होगा? फॉरवर्ड आस्क कितना होगा?
82.37 plus 0.4550, that is 82.8250. Now what is the exchange margin? Exchange margin कितना होगा? 82.8250 minus 82.7850. Difference between the ask and bid, difference between selling and buying, that is 0.04%, that is 4 paisa. 4 paisa is the margin for this, that you can say that. Answer is B for this question. What is the next question? If USD JPY, what is the USD JPY rate they have given? It is 114.20, 114.30. Okay, no problem. USD INR rate कितना है? 74.95, 74.96. They have given us USD JPY. They have given us USD INR. It means numerator is same here. What is the INR JPY? They want the rate of INR JPY. INR JPY selling rate for 100 JPY. So they want firstly INR JPY with a per unit 100 JPY. So it's a cross rate calculation, cross rate multiplication. Now how will we calculate cross rate? In previous slides we have already discussed on this. So how we calculate this? When you want to calculate the cross rate, firstly हमें ये देखना पड़ेगा क्रॉस रेट में जब दोनों का न्यूमरेटर सेम है या अलग है. सो हियर इन फर्स्ट केस USD JPY, व्हाट इज न्यूमरेटर? USD. What is denominator? JPY. In the same way in USD INR, USD is our numerator, INR is our denominator. So here numerator is same. So when numerator is different, we have to do multiplication, and when the numerator is same, we have to divide it or we have to do the division. So यहाँ हमारा numerator, because it is same USD, in both the cases it is numerator, we have to follow this principle. So what is the INR JPY selling rate? हमें INR JPY selling rate calculate करना है. How will we calculate? USD INR selling divided by USD JPY buying. क्योंकि पहले हम USD INR selling कितना होगा? USD INR selling will be 74.96. This is USD INR selling. So 74.96 divided by USD JPY buying, that is 114.20 divided by 100.20. So अगर हम इसका डिवीजन करेंगे, we will get rate for 1 unit of JPY. हमें लॉट कितने का करना है? 100 JPY. So 100 JPY का लॉट करने के लिए हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 74.96 डिवाइडेड बाय 114.20 हमें एक JPY की वैल्यू पता चलेगी. जब उसको हम 100 को से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 100 यूनिट्स. सो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? 65.6392 इज द करेक्ट आंसर. आप इसको कैलकुलेशन चाहे तो चेक कर सकते हो. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. Which office supports policy oversight and market risk assessment by participating in ALCO committee? जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में there are 3 types of offices. First is front office, second is mid office and third is back offices. इसमें से कौन सा ऑफिस ALCO कमिटी के पार्टिसिपेशन इन मार्केट रिस्क एंड असेसमेंट बाय पार्टिसिपेटिंग इन ALCO कमिटी जो है उसको सपोर्ट करता है, कि उसमें पार्टिसिपेट करता है? सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द मिड ऑफिस. क्योंकि हमने उस दिन देखा था इन प्रीवियस सेशन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट फ्रंट ऑफिस जो है वो ट्रेड ट्रांजैक्शंस पे, रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज़ में कॉन्सेंट्रेट करते हैं. बैक ऑफिस जो है इट इज़ सपोर्टिंग द फ्रंट ऑफिस,
whereas mid office जो है it is participating in ALCO committee, it is participating in ALCOs and it handles the various types of risk. So what is the meaning of ALCO? ALCO means asset liability committee जो है that is known as the ALCO committee, asset liabilities management committee या asset liabilities mismatch is ALM. So ALCO asset liabilities committee. So they are participating. This function is performed by mid office. So B is the correct answer for our question. Now we will go for next question. Match the functionaries in group A with their respective responsibilities in group B. उन्होंने ग्रुप ए में हमें 4 तरह के फंक्शनरीज दी है। कौन से है? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एक तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है, एक तो क्रेडिट पॉलिसी कमिटी है एंड दूसरा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दैट इज CRMD। तो ये 4 कमिटीज हैं, 4 फंक्शनरीज है। उसके अगेंस्ट काम क्या क्या दिया हुआ है? इंश्योरिंग रिस्क मॉडल आर रोबस्ट। कौन सा एक डिपार्टमेंट ये इंश्योर करेगा कि जो रिस्क मॉडल है वो रोबस्ट है? फॉर्मुलेटिंग क्रेडिट अप्रूविंग पावर पॉलिसीज। थर्ड इज क्रेडिट प्लानिंग एंड सेटिंग एग्रीगेट रिस्क लिमिट्स एंड मॉनिटरिंग कंप्लायंसेस एंड कंडक्टिंग लोन रिव्यू। नाउ हाउ विल वी अंडरस्टैंड? इसमें से 4 में से अगर कोई एक के बारे में भी अगर हमें आइडिया है, वी विल बी एबल टू रिप्लाई। Now, what is the function of the board of directors? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फंक्शन यही है कि कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कैपिटल होगा उसको सफिशिएंट प्लानिंग होना चाहिए, साथ साथ हर एक रिस्क जो है एग्रीगेट लिस्ट में सेट करना है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म परफेक्टली और कंफर्टेबली. सो फॉर ए 3C इज द करेक्ट आंसर फॉर मी. सो ए के लिए मेरे पास 3 is the correct answer. So my option is either at B or at C. Now what is the next thing? The risk management committee. Risk management committee का क्या पर्पस है? जो रिस्क मॉडल्स है वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो, वो ठीक तरह से काम करेंगे. सो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इंश्योर्स दैट रिस्क मॉडल्स आर रोबस्ट. क्योंकि और कहाँ भी देखिए रिस्क मॉडल के लिए उन्होंने कुछ लिखा नहीं है. It means it is the duty of the risk management committee to ensure that the risk models are robust. So for B के लिए 1 is my correct answer. So C will be my correct answer because B में उन्होंने B2 लिखा हुआ है. So B1 is the correct answer. Now next is क्रेडिट पॉलिसी कमिटी. अभी क्रेडिट पॉलिसी कमिटी के लिए मेरे को कौन से ऑप्शंस बचे हैं? My 1 is over, my 3 is over. सो अगेंस्ट फॉर क्रेडिट पॉलिसी कमिटी मेरे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, फॉर्मुलेटिंग क्रेडिट अप्रूविंग पावर पॉलिसीज एंड मॉनिटरिंग कंप्लायंसेस एंड लोन रिव्यूज. तो मेरे लिए ऑप्शन क्या बचा है? अमंग दिस 2 ऑप्शन 2 and 4, 2 and 4 फॉर मी फॉर्मुलेटिंग क्रेडिट अप्रूविंग पावर पॉलिसी is the most appropriate one. So for 3, 2 is the correct statement and बचा हुआ जो है D के लिए 4 is sufficient. So C is the correct answer for our question. Now we will go for next question. Forward purchase contract 1 month delivery. A customer books a forward purchase contract of USD 1.5 million. What is the amount of 1 million? 1 million is equal to 10 lakhs. A customer books a forward purchase contract for USD 1.5 million for delivery in the first month. So इसको कस्टमर को 1 month फॉरवर्ड प्रीमियम देखना पड़ेगा. So what is the USD spot rate? A customer book a forward purchase contract. It means a buy contract. So which rate they have given us the USD spot rate. So this is the rate for buying rate. This is selling rate. Forward premium कितना है? For 1 month forward premium is 0.0650, 0.750. So this is the premium for 1 month, 2 month and 3 month. And margin कितना recover करना है? Spot rate पे 0.15%. So and rate जो है
we have to calculate that rate to the nearest 0.0025 basis point. So हमें 0.0025 पे हमारा जो rate आएगा, that will be finalized, that will be settled. Now what is the rate to be quoted to the customer? अभी in this situation हमें कस्टमर को हम कौन सा रेट कोट कर सकते हैं? हाउ विल वी कैलकुलेट? हमने काफ़ी बार देखा हुआ है। सबसे पहले हमें एक कस्टमर बुक ए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, जब कस्टमर ने फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है, इट मीन्स वी हैव टू टेक द स्पॉट बाइंग रेट। सो दैट इज व्हाट इज द स्पॉट बाइंग रेट? 82.9800 इज माय स्पॉट बाइंग रेट। उसमें से हमें फॉर हाउ मच डिलीवरी, हाउ मच पीरियड इट इज टेकिंग फॉर डिलीवरी? डिलीवरी इन द फर्स्ट मंथ। सो एक महीने का जो बाइंग प्रीमियम होगा, 1 month प्रीमियम फॉर बाय रेट is our premium. It is to be added in spot rate. So 1 month premium is 0.0650. So what is my spot buying? 82.9800 plus 0.0650 is equal to 83.050 will be my forward rate. अभी उसमें उन्होंने क्या किया है? फॉरवर्ड इज टू बी डिडक्टेड एट 0.25% ऑन स्पॉट। लेकिन तो इसमें स्पॉट के ऊपर व्हाट इज माय स्पॉट रेट? 82.9800। इसके ऊपर 0.15% मार्जिन कितना आएगा? विच कम्स टू 0.1246 दैट वी हैव टू डिडक्ट इट। सो 83.0450 minus 0.1246 is equal to 82.9204. उन्होंने क्या कहा है? You have to take that rate to the nearest 25 basis point, 0.0025. So that is the reason it will be 82.92, 82.94 will be the correct answer. So C is the correct answer for our question. अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस दिस लाइक बटन। अभी मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है। जैसे आपको अवगत है, हम CIB हो या JAB या प्रमोशनल एग्जामिनेशन हो, उसके लिए बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स हो या क्वेश्चन बैंक्स हो या केस स्टडीज या इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस के लिए आपको वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स या PDF क्वेश्चन बैंक्स, case studies videos or interactive live classes, and all these facilities are available at a very low price. अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ विजिट आवर nstorschoolofbanking.com ताकि आपको वहाँ डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू विश टू गो फॉर दैट यू कैन अवेल इट, बट अदरवाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो एग्ज़ाम को अपियर करते हैं उनको भी कन्वे कर दीजिए, ताकि अगर वो चाहते हैं तो वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आपको अवगत है, वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज फॉर मोर देन 30 ईयर्स एंड अभी तक 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे सर्विसेज का बेनिफिट हो चुका है। सो इन दैट इज़ द रीज़न आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू विश टू गो फॉर इट, visit our nstorschoolofbanking.com so that you can take the benefit of this. Now what is the next question? Next question is, review the following statements about the payment and settlement. पेमेंट एंड सेटलमेंट के बारे में जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको हमें रिव्यू करना पड़ेगा एंड उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो सही है या गलत है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, clearing and settlements are key activities in payment and settlement. This is the correct statement. Yes, it is a correct statement. So whatever the information that they have given,
that clearing and settlement are key activities in payments and settlements. It is a correct statement. So option 1 is a correct statement. Payment and settlement involve corporate agency service. This is corporate agency services belongs under the agency service पे आ जाता है. So it means this statement is not a correct service, a correct statement, because payment and settlement involves corporate agency service. This is not the correct statement. This statement is a false statement. So जो उन्होंने यहाँ कहा है, this is the correct one. So from exam point of view, from this question point of view, this statement is a correct statement. External clients use payment and settlement for fund transfer. Yes, this is the correct statement. So this is true. What is mentioned is correct. So this is the correct statement. Asset management is a subgroup of payment and settlement. This is not the correct statement. Asset management is a separate business line from payment and services. So इन्होंने जो कहा है, ये जो true कहा है, this is not the correct one. That is the reason it is false. So in this case, my 1, 2 and 3 statement is correct. So my correct answer is B for this question. B is the correct answer for this question. What is the next question? Which type of risk is the banking book is not exposed to? Which type of risk is the banking book not exposed to? सो बैंकिंग बुक्स जो बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन्स है वो कौन से टाइप ऑफ रिस्क को एक्सपोज नहीं है. Banks are exposed to operational risk. Yes. Bank is exposed to credit risk. Yes. Bank is exposed to interest rate risk. This is correct. But banking books are not exposed to market risk, because banking books are not exposed to this market risk. That is the reason from this question point of view, D is our answer. So D is the correct answer for our question. क्योंकि ये तीनों जो रिस्क हैं वो बैंक के जो बुक्स हैं, they are having a fear of all these three types of risk. They are exposed to these three type of risk. हमें कौन सा रिस्क चाहिए जो एक्सपोज नहीं है? It's a negative question. That is the reason D is the correct answer for our question. What is next question? The trading book includes all assets. The trading book includes all assets that are and can be traded in the market. See, this is very important word, that can be traded in the market. These assets are not held until maturity and follow a mark to market system on or periodic basis. So what is the correct answer? The trading book includes all assets दैट आर लिक्विड, क्योंकि लिक्विड एसेट्स पे ही ट्रेडिंग बुक का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, वो मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं इफ दे हैव सफिशिएंट लिक्विडिटी. सो लिक्विड मस्ट बी द करेक्ट वर्ड. Liquid must be the correct word. The trading book includes all assets that are liquid and can be traded in the market. When asset can be traded in the market? If it has sufficient liquidity. So, and these assets are not held until maturity and follow a mark to market system on a daily or periodic basis. So A is the correct answer for our question, because fixed assets are not part of the trading book. So B is not the correct. Speculative assets are not allowed. Speculative assets are broader than trading book assets and closure is not the same as maturity. Speculative assets हैं तो इसीलिए this is also not the correct statement. And restricted assets are not permitted at all. Restricted assets cannot be freely traded and termination does not apply to trading books assets. So D is also not the correct answer. So A is the correct answer for our question. What is the next question? Which of the following correctly describes the risk associated with off balance sheet exposure?
तो जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स है उसके साथ कौन से रिस्क एसोसिएटेड है, कौन से एसोसिएटेड, इट मीन्स वी हैव टू टेल विच स्टेटमेंट्स आर correctly explained here. So first is off balance sheet exposure do not carry a market risk, false. This is the correct statement because market risk को वो carry नहीं करते हैं. So A is the correct statement. Liquidity risk may arise when off-balance sheet commitments are converted into fund-based exposure. तभी liquidity risk immediately generate हो जाता है. When off-balance sheet items are converted into the fund-based items, liquidity risk arises. This is the correct statement. So this is also a correct statement. Operational risk in off-balance sheet exposure arises from human error, system deficiencies, and not adherence to the internal process. What they are saying is it is not the correct statement, but this is the correct statement because operational risk in off balance sheet exposure arises from human error, system deficiencies, and not adherence to internal process. So this is not the this is the correct statement. So from exam point of view, our answer is wrong for this. And off balance sheet exposures do not involve credit risk is not the correct answer. Off balance sheet exposures involve credit risk क्योंकि हमें LC LG पेमेंट सैंक्शन करते हैं तभी हमें क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व होता है. सो दिस इज off balance sheet exposures in do not involve credit risk is a false statement. Correct statement क्या है? Off balance sheet exposure involves credit risk. So statement number 4 is also a correct statement from this question point of view. So 1, 2 and 4 are correctly stated. So C is the correct answer for our question. Which description best captures the compounded liquidity risk the bank is now exposed to? Which description best captures the compounded liquidity risk the bank is now exposed to? तो नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है जिसमें बैंक को लिक्विडिटी रिस्क में एक्सपोजर हो जाता है, एक्सपोज हो जाती है. सो फर्स्ट डायरेक्टली वी विल गो टू एक्सप्लेनेशन नाउ. Elevated time and strategic risk due to loan growth constraints. So loan growth is irrelevant to the immediate crisis. क्यों? Because which description best captures the compounded liquidity risk the bank is now exposed to. So a loan growth is irrelevant to the immediate crisis. So A is not the correct answer. Concurrent call and market liquid risk due to systemic stress is the correct statement here. And operational and legal risk are from contractual basis. This is not the correct statement because legal or process based risk are not central here. And funding risk alone as new capital cannot be accessed. While funding is stressed, the trigger are deeper linked to market dynamics and of balance exposure. So B is the correct answer for our question. Next question. A bank earns an annual interest income of rupees 4 crores from its fixed rate investment. बैंक की जो इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर बैंक को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं उसके ऊपर बैंक का एनुअली 4 करोड़ रुपीस बैंक कमा रही है. If funds this worth rupees 3 crores of floating rate liabilities linked to the MIBOR, तो उसने जो उसमें से और 4 करोड़ में से 3 करोड़ जो फंड्स है वो फ्लोटिंग रेट लाइबिलिटीज हैं एंड जिसके लिए उसको इफ फंड्स दिस with 3 crore of floating rate liabilities linked to MIBOR initially at 5%. सो 3 करोड़ जो है वो उन्होंने माइबॉर लिंक से लाइबिलिटीज रेज की है जो इनिशियली 5% है. एक साल के बाद आफ्टर 1 year MIBOR rises to 6.5%. So what is the increase in funding cost for the second year?
सी एसेट फिक्स रेट इन्वेस्टमेंट है, तो हर साल एसेट पे तो 4 करोड़ रुपया ही उनको इनकम मिलना है। वेर एज लायबिलिटी जो 3 करोड़ की है वो माइबॉर लिंक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइबॉर? माइबॉर का मतलब है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। इट इज अ फ्लक्चुएटिंग रेट, इट इज अ फ्लोटिंग रेट। यहाँ उन्होंने बताया क्वार्टरली सेटिंग है, इट इज लिंक टू माइबॉर। इनिशियली कितना था? एट 5% था। तो इनिशियली ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फंड कितनी थी माई डिपॉजिट के ऊपर या लाइबिलिटीज के ऊपर? 3 करोड़ के 5% जो लाइबिलिटी थी, तो एनुअल लाइबिलिटी थी 15 lakhs, whereas subsequently it is increased to 6.5%. As a result of increases from 5% to 6.5%, liability कितनी बढ़ गई? 19,50,000 हो गई। So what they want? रेवेन्यू सेम रह गया बिकॉज इट इज कैरिंग द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट 4 करोड़, तो इनकम सेम है। लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई? 15 लाख से 19,50,000 हो गई। सो इंक्रीज इन कॉस्ट इज 4,50,000 इज द इंक्रीज इन कॉस्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अभी मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है कि जैसे आपको अवगत है, हमने सीआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स CIB online.com जो हमारी साइट है वहाँ हमने प्रोवाइड किए। ये क्वेश्चंस आपको फ्री है, विच आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड यू कैन डू अ रियल टाइम प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन पेपर। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इनमें से ज़्यादा मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दीजिए, ताकि उसकी वजह से आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपका सेल्फ प्रिपेयर्डनेस आपको पता चल जाएगा। सो वो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका यूज़ कीजिए, साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। विद दिस वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which situation most accurately reflects the embedded option risk negatively impacting a bank's projected cash flow? क्या कह रहे हो कि which situation most accurately reflects embedded option risk negatively impacting bank's projected cash flow? कि जो एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है वो बैंक का प्रोजेक्टेड कैश फ्लो पे निगेटिवली रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सिचुएशन कौन सी हो सकती है? तो व्हाट इज द फर्स्ट सिचुएशन? ए डिपॉजिटर स्विचिंग बैंक्स ड्यू टू मार्जिनल रेट डिफरेंस। अगर छोटे से रेट डिफरेंस के लिए अगर डिपॉजिट बैंक छोड़ के जा रहा है, सो इट इज रिफ्लेक्टिंग री इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड नॉट एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। इसमें री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, इट मीन्स मेरा कस्टमर मेरे पास इन्वेस्टमेंट वापस नहीं करेगा, री इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो इट इज इंक्लूड, इट इंडिकेट्स री इन्वेस्टमेंट रिस्क and it is not the embedded the option risk. So this is not the correct statement. An increase in bond prices during falling interest rate regime. So bond price rise is favorable for holders unless they called early. So again, this is also not the correct statement for this. Prepayment of fixed rate term loans after a steep rate decline. अगर अगर रेट डिक्लाइन होने की वजह से किसी ने अगर हमारा फिक्स रेट टर्म लोन जो है उसको अगर रीपेमेंट कर दिया, तो प्री पेमेंट ड्यू टू इंटरेस्ट रेट इट ड्रॉप रिड्यूसेस एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम, क्लासिक एम्बेडेड ऑप्शन बिहेवियर। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वी विल लूज अवर फ्यूचर इनकम। सो दिस इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ embedded option risk. And next is delay. So this is the correct statement. So delayed borrow repayment in a stable interest scenario, उसमें हमें repayment risk है। Payment delay is a credit or time risk unrelated to the embedded option. So this is also not the correct statement for this question. So for this question, C is the correct answer for our question. So with this, we will conclude our discussion for a day,
एंड उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने डिस्कस किया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, बिकॉज दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अस ऑल्सो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगी एंड आप कोई भी इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं करेंगे। विद दिस we will conclude our discussion for a day, and I wish you all the best. Thank you very much.